इससे पूर्व के व्याख्यानों में हम पराशर दाब से संबंधित विभिन्न नियम, उन नियमों के आधार पर वांटॉफ द्वारा निर्धारित विलियन समीकरण को हम स्टडी करके चल रहे थे। विलियन समीकरण में हमने एक सूत्र प्राप्त किया था, m बराबर WRT/πb। m विलेय का अनुभार था और यहाँ पर हमने निर्धारित किया था कि यदि अज्ञात विलेय है जिसका अनुभार हमें निर्धारित नहीं है या अनुभार हमें ज्ञात नहीं है, उस अनुभार को हम ज्ञात कर सकते हैं यदि विलयन का पराशर दाब हमें ज्ञात हो। आज हम विलयन के पराशर दाब निर्धारण की विधियां पढ़ेंगे। आपके सिलेबस के अनुसार पहली विधि है वर्कले-हर्टले विधि। वर्कले-हर्टले ने जिस प्रकार इस डायग्राम में हम प्रदर्शित कर रहे हैं, इस डायग्राम के हिसाब से उपकरण को संयोजित किया ये, और उपकरण संयोजित करके अज्ञात विलेय के विलयन का पराशर दाब ज्ञात किया। इस उपकरण में दो सकेंद्रीय नली होती हैं, यानी ऐसी नली जिनका डायमीटर अलग अलग है लेकिन सेंटर पॉइंट एक ही है, सकेंद्रीय नली कहलाती हैं। आंतरिक नली पोरस की बनी होती है और इस पोरस के छिद्रों को एसपीएम के छिद्रों के रूप में परिवर्तित करने के लिए पहले इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा कॉपर फेरोसाइनाइड को डिपोजिट कर देते हैं। और डिपोजिशन को, जैसे आप पहले ज्ञात कर चुके हैं, डिपोजिशन को हम उस सीमा तक रखते हैं जिससे हमारे रिक्वायर्ड साइज के पोरस जो एसपीएम की रेंज में होते हैं हमें प्राप्त हो जाएं। इस एसपीएम के निर्मित होने के बाद आंतरिक नली में शुद्ध विलायक को लेते हैं और दोनों नलियों के बीच के वलयाकार एनुलर भाग में विलयन को लेते हैं। आंतरिक नली के एक सिरे को एक कैपिलरी ट्यूब, जिसे इंडिकेटर ट्यूब कहते हैं, के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ये अंशांकित होती है, ग्रेजुएटेड होती है, और इस अंशांकित नली पर जो निशान पड़े होते हैं उसके द्वारा हम विलायक के तल की स्थिति को प्रयोग से पूर्व, प्रयोग के बाद, बीच में निर्धारित करते रहते हैं। परासरण की क्रिया के कारण जब विलायक के कण विलयन में प्रवेश करते हैं तो वैक्यूम क्रिएट नहीं हो, इसलिए दूसरी तरफ इस नली के एक विलायक भंडार सॉल्वेंट रिजर्वायर से जोड़ करके रखते हैं, जिससे जो विस्थापित विलायक अणु हैं उनकी पूर्ति वहाँ से हो सके। बाह्य नली जो गन मेटल की बनी होती है में एक पिस्टन लगा होता है और एक प्रेशर गेज, दाब मापी लगा होता है। पिस्टन पर दाब कम या ज़्यादा करके हम दाब के मान को परिवर्तित कर लेते हैं। परासरण की क्रिया के कारण आप जानते हो कि विलायक के कण एसपीएम में होकर विलयन में प्रवेश करते हैं। जब ये विलायक के कण विलयन में प्रवेश करेंगे तो कैपिलरी ट्यूब, जिसे इंडिकेटर ट्यूब कह रहे थे, उसमें विलायक के तल में कमी आने लगती है। इस कमी के, एक तो कमी होती है और दूसरा, जब विलायक के कण विलयन में प्रवेश करते हैं तो पिस्टन ऊपर की ओर खिसकने लगता है। जब पिस्टन ऊपर की ओर खिसकने लगता है तो हम उस पर कुछ अतिरिक्त भार रखते हैं जिससे दाब बढ़े और दाब बढ़ करके पिस्टन नीचे की ओर आने लगे, यानी पूर्व स्थिति में आने लगे। और पूर्व स्थिति में आया है या नहीं आया है, इसका निर्धारण हम इंडिकेटर ट्यूब द्वारा करते हैं। इंडिकेटर ट्यूब में जब विलायक की पूर्व स्थिति मिल जाती है, जो पहले एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले जो स्थिति थी वही स्थिति हमें प्राप्त हो जाती है, तो पिस्टन पर और भार रखना हम बंद कर देते हैं। इस स्थिति में
विलयन पर लगाए गए दाब को प्रेशर गेज के द्वारा हम माप लेते हैं और यही क्या होता है, उस विलयन का परासन दाब होता है। इस विधि का उपयोग हम परासन एक्यूरेट परासन दाब निर्धारण में करते हैं। चूँकि वाहनली है जो गन मेटल से बनी होती है, जब विलायक के कण प्रवेश करते हैं और विलयन में दाब उत्पन्न होता है तो वाह नली के जो टूटने का खतरा होता है, जैसे फीपर मेथड वगैरह में था, तो वो खतरा यहाँ पर नहीं रहता है। जो आंतरिक नली है, उस आंतरिक नली के चारों ओर वाह नली का डायमीटर समान होता है, जिससे विलायक के कण विलयन में जब प्रवेश करते हैं तो उत्पन्न दाब का मान चारों ओर से समान होता है, जिससे इस पोरस ट्यूब जो एसपीएम की भांति व्यवहार कर रही है कि टूटने का भी खतरा कम हो जाता है। और अब हम दूसरी विधि को लेते हैं और परासन दाब निर्धारण की सेकंड मेथड है द ब्राइस विधि। द ब्राइस विधि में द ब्राइस ने परासन दाब निर्धारण के लिए वनस्पति कोशिकाओं में उपस्थित जीवद्रव्यी परत का उपयोग किया, जिसे प्रोटोप्लाज्मिक लेयर कहते हैं। ये प्रोटोप्लाज्मिक लेयर अर्धपारगम्य झिल्ली एसपीएम की भांति व्यवहार करती है और इस झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ उपस्थित होता है जो सामान्यतया शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है, शर्करा और लवण का विलयन होता है, जिसे हम कोशिका रस कहते हैं। इस कोशिका रस का अपना परासन दाब होता है। जब हम इस वनस्पति कोशिका को उच्च परासन दाब वाले विलयन में रखते हैं तो विलायक के कण कोशिका रस से बाह्य विलयन की तरफ गमन करते हैं। यह घटना एक्स ऑस्मोसिस वह परासरण कहलाती है। इस वह परासरण के कारण जब विलायक के कण सेल शेप से बाहर की ओर प्रवेश करते हैं तो अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है और जीवद्रव्यी परत प्रोटोप्लाज्मिक लेयर सिकुड़ने लगती है और एक स्थिति ऐसी आती है कि ये कोशिका वृत्ति को छोड़ देती है। यह घटना प्लाज्मोलाइसिस जीवद्रव्यी कुंचन कहलाता है। जीवद्रव्यी कुंचन के पश्चात जीवद्रव्यी परत अब स्वतंत्र हो जाती है। थोड़ा सा भी विलायक अंदर प्रवेश करते हैं ये फैलने लगती है, विलायक के कण बाहर आते हैं तो ये सिकुड़ने लगती है, आसानी से सिकुड़ने लगती है। जो पहले भित्ति से चिपके होने के कारण इस पर प्रतिबंध थे वो प्रतिबंध अब खत्म हो जाते हैं। इसके आकार में परिवर्तन कितना हो रहा है नहीं हो रहा है ज्ञात करने के लिए इस जीवद्रव्य परत को एक रंजक डाई द्वारा रंजित कर लेते हैं जो स्टेनिंग कहलाता है। जब इस जीवद्रव्य परत को एक पर्टिकुलर डाई से कलर्ड कर दिया जाता है और तब इसके आकार में परिवर्तन होता है तो कलर इंटेंसिटी में भी परिवर्तन होगा और इस कलर इंटेंसिटी में परिवर्तन को ज्ञात करके हम इसके फूलने और सिकुड़ने की स्थिति को निर्धारित कर लेते हैं। ये एक्सपेंड कर रही है या इसके साइज में कमी हो रही है ज्ञात करने के लिए हम या तो माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं या ज़्यादा ठीक रहता है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का हम उपयोग करें। आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी गुब्बारे में जो किसी भी रंग का हो हम हवा भरते हैं तो उसमें प्रसार होता है और प्रसार होने के साथ साथ उसके रंग में कमी आती है, लेकिन जब वो हवा निकलती है सिकुड़ती जाती है तो जैसे जैसे संकुचन हो रहा है उसमें उसकी कलर इंटेंसिटी बढ़ जाती है। एक पर्टिकुलर कलर इंटेंसिटी को सेलेक्ट करके हम उसके आकार में कमी या वृद्धि को निर्धारित कर सकते हैं। इस विधि द्वारा परासन दाब ज्ञात करने के लिए डी ब्राइस ने इस कोशिका वनस्पति कोशिका को एक उच्च
परासरण दाब वाले विलयन में रखा और वही परासरण को रोकने के लिए उस विलयन को तब तक तनु किया जब तक जीव द्रव्य कुंचन बंद नहीं हो गया। अगर बाह्य विलयन अधिक परासरण का है तो विलायक के कण अंदर से बाहर की ओर प्रवेश करेंगे। जब बाहर की ओर आएंगे तो संकुचन होगा, कलर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन यदि अंदर का विलयन ज़्यादा कंसंट्रेट है, परासरण दाब ज़्यादा है, तो विलायक के कण बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करेंगे और एक्सपेंशन होगा तो कलर इंटेंसिटी घटेगी। जिस कलर इंटेंसिटी पर हमने उस सेल को लिया है उसी पर पुनः हमें प्राप्त हो जाए, उस स्थिति तक हम उस विलयन को तनु करते हैं। जब पूर्व स्थिति हमें प्राप्त हो जाती है, इस स्थिति में कोशिका द्रव और बाह्य विलयन के परासरण दाब इस जीव द्रव्य परत के सापेक्ष समान होते हैं, जिन्हें हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन समपराशरी विलयन कहते हैं। अर्थात समपराशरी विलयन वो विलयन हैं जिनमें विलयनों के परासरण दाब जीव द्रव्य परत के सापेक्ष समान होते हैं। अब इस वनस्पति कोशिका को किसी दूसरे विलयन में हम रखते हैं और तब तक उस विलयन को तनु करते हैं जब तक कि वह परासरण बंद ना हो जाए, अर्थात जीव द्रव्य कुंचन बंद नहीं हो जाए और पूर्व की स्थिति प्राप्त हो जाए। हमें मालूम है कि विलयन का जो परासरण दाबों का अनुपात है उनकी तनुता के अनुपात के बराबर होता है। तो इस विधि में मान लें कि एक विलयन का परासरण दाब π1 है और दूसरे विलयन का परासरण दाब π2 है और समपराशरी विलयन बनाने के लिए विलयन नंबर 1 को D1 डाइल्यूट तनुता की मात्रा D1 है और विलयन नंबर 2 के लिए तनुता की मात्रा D2 है, तब π1/π2 बराबर D1/D2 होगा। तनुताओं की मात्रा D1/D2 हमने अभी ज्ञात की थी। यदि इन दोनों विलयनों में से किसी एक विलयन का परासरण दाब हमें ज्ञात है तो दूसरे विलयन का परासरण दाब हम ज्ञात कर सकते हैं। डी ब्राइस ने इसी तथ्य का उपयोग किया। जैसे मान लें विलयन नंबर 1 का परासरण दाब हमें ज्ञात करना, विलयन नंबर 2 का परासरण दाब हम किसी अन्य विधि के द्वारा निकाल चुके हैं और इन विलयनों के सापेक्ष D1 D2 जो तनुता की मात्रा है, अमाउंट ऑफ डाइल्यूशन है, वो हमने अभी जो बताए हुए प्रयोग है उसके हिसाब से ज्ञात की हैं। तो D1 ज्ञात है, D2 ज्ञात है, π2 ज्ञात है, तो इस सूत्र द्वारा हम π1 का मान ज्ञात कर लेते हैं। जब π1 का मान हमें ज्ञात हो गया तो उस विलयन का परासरण दाब हमें ज्ञात हो जाता है। तो अब परासरण दाब निर्धारण की दोनों विधियाँ आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट व्याख्यान में हम अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अनुसंख्यक गुणधर्म, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन लेंगे। थैंक यू।